हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास चैप्टर पढ़ेंगे। समास चाहे आपका हाई स्कूल हो, चाहे इंटरमीडिएट हो और चाहे आपकी तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हो, हिंदी में समास ज़रूर पूछा जाता है। तो इस वीडियो में आज हम समास को अच्छे प्रकार के से समझेंगे उसको और उसके अर्थ को जानेंगे, कुछ उदाहरणों के द्वारा उसको समझेंगे। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समास अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और वो आप तक पहुंचते भी रहेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं समास की जो अर्थ और परिभाषा है। देखते हैं कि समास कहते किसे हैं। तो समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप। इस प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले एक स्वतंत्र शब्द को समास कहते हैं। तो आपने देखा कि जो इसकी परिभाषा है, समास का अर्थ होता है संक्षेप। किसी भी बात को संक्षेप में कहा जाता है तो उसे समास कहा जाता है। जैसे हम उदाहरण के द्वारा देखते हैं, जैसे है राजा का पुत्र। एक शब्द है राजा का पुत्र, लेकिन हर जगह हमें कहना हो तो राजा का पुत्र नहीं कहेंगे। उसको अगर समास बनाना है, संक्षेप में लिखना है, तो उसका एक छोटा शब्द आप बना सकते हैं, राजपुत्र। तो राजपुत्र का मतलब ही होता है कि समास है। राजपुत्र का मतलब ही होता है कि वो राजा का पुत्र है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो राजपुत्र है, इसको अगर खोल के लिखा जाएगा तो राजा का पुत्र होगा, तो राजपुत्र समास है। तो इस प्रकार से समास जब दो से दो अधिक शब्दों के मेल से एक छोटा संक्षिप्त शब्द हम बना देते हैं तो उसे ही समास कहा जाता है। अब आगे देखते हैं समस्त पद। दो शब्दों के मेल से बना एक शब्द समस्त पद या सामासिक पद कहलाता है। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद और जल उत्तर पद है। अब एक चीज़ यहाँ पर समास के बारे में ये जान लेना ज़रूरी है कि पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। पूर्व पद और उत्तर पद, क्योंकि हर समास में ये दोनों ही चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। तो पूर्व पद का मतलब होता है किसी शब्द के, जैसे समास में दो शब्द हैं तो पहले वाले शब्द को पूर्व पद कहते हैं। पूर्व माने होता है पहले, जो पहले शब्द आता है उसको पूर्व पद कहा जाता है और जो दूसरा शब्द होता है उसको कहते हैं उत्तर पद। अब जैसे इसमें उदाहरण दिया है गंगा जल, आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं गंगा जल। तो गंगा जल में दो शब्द हैं, एक है गंगा और एक है जल। तो गंगा इसमें आपका पहले का शब्द है तो गंगा पूर्व पद हो जाएगा और जल जो है वो उत्तर पद हो जाएगा। अब आगे देखते हैं तो समास अगला है समास विग्रह। समास का अर्थ जैसे होता है कई शब्दों को मेल से कोई एक संक्षिप्त शब्द बनाना। समास विग्रह होता है समास को उसी तरह से खोल के कई शब्दों में उसको जैसे पहले था उस तरीके से उसे लिख देना। जिस प्रक्रिया में समास के सभी पद अलग कर दिए जाएं उसे समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण जैसे आपने ऊपर दिया था गंगा जल, तो गंगा जल बच्चों क्या है, ये है गंगा जल है समास। लेकिन अगर हमें समास विग्रह करना है तो पूरा हमें लिखना होगा गंगा जल का मतलब गंगा का जल। तो ये जब पूरा खोल के अलग अलग उसके जितने पद हैं उस समास में हम अलग कर देंगे तो इसको समास विग्रह कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं समास के भेद। अब समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के यहाँ पर 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद में कौन सा होता है, एक होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा तत्पुरुष समास, फिर द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से 6 प्रकार के समास हिंदी भाषा में हिंदी में माने जाते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास,
द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब हम इन 6 समास को एक एक करके उसको पढ़ेंगे और उसे अच्छे से जानेंगे। अब हमारा जो पहला समास आता है वो होता है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी शब्द का अर्थ होता है अव्यय, जो व्यय ना हो। तो इस समास की परिभाषा अगर हम देखें तो जिस समास में पूर्व पद प्रधान तथा अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इस समास में जो प्रधान पद होता है वो आपका होता है पूर्व पद। इसमें पूर्व पद प्रधान भी होता है, मुख्य होता है और वो अव्यय भी होता है। तो उसके उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे प्रतिदिन, इसका समास विग्रह समास है प्रतिदिन, और इसका विग्रह किया जाए तो उसका अर्थ होगा प्रत्येक दिन। तो प्रत्येक दिन को हम लोग प्रत्येक दिन ना कह के समास में कहते हैं प्रतिदिन। दूसरा है आमरण, आमरण मरण तक। तीसरा है प्रतिक्षण, प्रतिक्षण माने प्रत्येक क्षण। उपतट, उपतट माने तट के समीप। यथाशक्ति माने शक्ति के अनुसार, अनुरूप, रूप के योग्य। तो आप एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, आपने उपसर्ग अगर पढ़े होंगे तो उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। तो जितने भी उपसर्ग से शब्द बनते हैं वो अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रतिदिन, अगर प्रश्न किस तरह से एग्ज़ाम में आएगा कि जैसे प्रतिदिन शब्द आया उसमें आपको पहचानना होगा कि समास कौन सा है। तो जहाँ पर प्रति, आ, प्रति, देखिए तीसरे में भी प्रति है, उप, यथा, अनु, ये जितने भी शब्द हैं ये सारे आपके उपसर्ग में भी आते हैं। तो उपसर्गों के योग से बना हुआ जो शब्द होता है समास का, वो इसका पहला पद प्रधान भी होता है, उपसर्ग भी होता है, तो वो अव्ययी भाव समास होता है। जहाँ पे प्रति लगा हो, आ लगा हो, उप लगा हो, यथा लगा हो, अनु लगा हो, तो वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास आता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला समास देखते हैं, तत्पुरुष समास। आपने विभक्तियाँ पढ़ी होंगी। और तत्पुरुष समास में, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है। इसमें जानने की बात, देखिए महत्वपूर्ण बात ये, आपको पद ऊपर बताए गए थे कि पूर्व पद पहला शब्द और उत्तर पद बाद का शब्द। तो इस वाले समास में जो उत्तर पद अर्थात जो बाद वाला पद होता है वो मुख्य होता है, और पूर्व पद में जो पहला शब्द होता है वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। और इसमें एक और आप पहचान सकते हैं, इसमें विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। विभक्तियाँ आपने पढ़ी होंगी, जैसे कर्ता ने करण को कर्म से संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे और संबंध काके की, आपने ये विभक्तियाँ पढ़ी होंगी। और विभक्ति का जो चैप्टर है वो अलग से है, आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से इस समास के, तत्पुरुष समास के अंतर्गत विभक्तियों का लोप होता है, अपनी विभक्तियाँ छुपी होती हैं। जब हम विग्रह करते हैं तो वो विभक्तियाँ फिर से सामने आती हैं। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। एक उदाहरण जैसे आप देखिए, जैसे आपका शब्द है रोग पीड़ित, रोग पीड़ित है। अगर इसका हम विग्रह, ये तो समास हो गया, अगर विग्रह करते हैं तो हो जाएगा रोग से पीड़ित। ठीक, तो रोग पीड़ित आपका समास है। इसमें पीड़ित जो उत्तर पद कौन सा है, पीड़ित है, वो इसमें मुख्य भी है। और जब इसको खोल के विग्रह करके लिखेंगे तो रोग से पीड़ित, देखिए से क्या है, विभक्ति है। अब समास में रोग पीड़ित में देखिए तो विभक्ति छुपी हुई है, जब विग्रह करते हैं तो ये सामने आ जाती हैं विभक्तियाँ। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास में विभक्तियों का लोप होता है। अब आगे हम और उदाहरण देखते हैं। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, रोग पीड़ित, रोग से पीड़ित, हस्तलिखित, हस्त से लिखित, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, युद्ध क्षेत्र, युद्ध के लिए क्षेत्र, जन्मांध, जन्म से अंधा, शक्तिहीन, शक्ति से हीन, राजपुत्र, राजा का पुत्र, गंगा तट, गंगा का तट, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, तो क्या अधिकरण विभक्ति है, घुड़सवार, घोड़े पर सवार। इस प्रकार से देखिए विभक्तियों का लोप है और उत्तर पद प्रधान होता है, तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। अब आगे देखते हैं, आगे आता है कर्मधारय समास। तो इसकी परिभाषा है, जिस समास का पूर्व पद विशेषण
तथा उत्तर पद विशेष से होता है वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो इस समास की महत्वपूर्ण बात क्या है कि पूर्व पद माने जो पहला पद होता है यहाँ पर विशेषण होता है। और हमने अगर विशेषण पढ़ा होगा तो विशेषण किसे कहते हैं? विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो इसमें जो पहला पद है विशेषण होता है और दूसरा विशेष माने उसकी विशेषता बताता है। पहला शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। जैसे आप उदाहरण देखिए, यहाँ हो जाएगा काला सांप। मान लीजिए एक उदाहरण है काला सांप। तो काला इसमें क्या हो गया? काला विशेषण है। काला, नीला, गोरा, ऊंचा, नीचा, ये जितने भी शब्द हैं, मोटा, तो ये सारे शब्द विशेषण सूचक शब्द हैं। तो यहाँ पे काला विशेषण है और सांप क्या है? विशेष है। माने सांप की विशेषता बताता हुआ शब्द काला कि काला सांप है। तो यहाँ पर क्या होगा? कर्मधारय समास। आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो पहला पद है वो आपको विशेषण मिलेगा। जहाँ पर पहला पद विशेषण मिलेगा वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। अब हम कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे श्वेत कमल माने सफ़ेद कमल। तो श्वेत शब्द यहाँ पर क्या है? श्वेत शब्द यहाँ पर विशेषण है। अगला है पीताम्बर। पीताम्बर माने पीला वस्त्र, अंबर माने वस्त्र और पीत माने पीला, तो पीला रंग हो गया, वो विशेषण हो गया, पीला वस्त्र। नीलकंठ, नीलाकंठ, सज्जन, सतजन, पीत कमल, पीला कमल, महात्मा, महान आत्मा। तो यहाँ पे जो सफ़ेद है, पीला है, नीला है, सज्जन है और पीला है और महान जो है वो सारे विशेषण शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास है। अब आगे देखते हैं। आगे आपका आता है द्विगुवाचक समास। आगे हम लोग फिर से पढ़ते हैं। आया है द्विगु समास। तो द्विगु समास को पहचानना बहुत ही आसान होता है। हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा वो समूह का बोध कराता है उसे द्विगु समास कहते हैं। तो द्विगु समास की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इसका जो पूर्व पद माने होता है, इसका जो पहला शब्द होता है वो आपका होता है संख्यावाचक। माने ये कोई ना कोई संख्या होती है, 1, 2, 3, 4, 100, 1000, ये कोई संख्या होगी। अगर पहला शब्द आपको संख्या में मिले तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये द्विगु समास है। अब हम आगे इसको और उदाहरणों के द्वारा देखते हैं। आगे के उदाहरण देख लेते हैं। जैसे त्रिफला। अब त्रिफला में जो त्रि है, त्रि का मतलब होता है 3, तो 3 फलों का समूह। त्रिफला में जो पहला शब्द है वो संख्यावाचक है, त्रि माने 3, तो यहाँ पर आपका द्विगु समास होगा। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, तो 9 शब्द वो भी संख्यावाचक है। चौराहा, 4 राहों का समूह, तो चौराहा माने 4 होता है। पंचवटी, 5 वृक्षों का समूह। त्रिदेव, 3 देवों का समूह। त्रिदेव यहाँ पर क्या होता है? 3 देवों का समूह। और अष्टकोण, 8 कोणों का समूह। तो अब यहाँ अगर इन उदाहरणों में देखा जाए तो चौराहा में 3, 4, फिर त्रिदेव में 3, नवरत्न में 9, पंचवटी में 5 और अष्टकोण में 8, ये सारे पहले जो शब्द हैं वो संख्या बताते हैं। तो जो संख्या सूचक शब्द है पहला, वहाँ पे आपका द्विगु समास होगा। अब आगे देखते हैं। आगे आपका आता है द्वंद्व समास। ये भी काफ़ी आसान है समास, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसकी परिभाषा अगर हम देखें तो द्वंद्व समास में दोनों ही पदों की प्रधानता होती है। इन दोनों पदों के बीच में और शब्द का लोप होता है। अब देखिए द्वंद्व समास में क्या बताया गया, इसमें पहला पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, अर्थात पहला शब्द भी और दूसरा पद दोनों बराबर से समान होते हैं। और इसमें खास बात ये है कि दोनों के बीच में और शब्द का लोप होता है, और शब्द का यहाँ पे लोप होता है। तो आप विग्रह करके जो भी शब्द दिया है विग्रह करके देख लीजिए, वहाँ पर आपको और निकल के विग्रह में आ जाएगा। और भी अगर आप देखें तो इन दोनों शब्द क्योंकि बराबर होते हैं, तो अगर और भी पहचानना चाहते हैं तो दोनों शब्दों के बीच में आपको एक योजक चिन्ह छोटा सा मिल जाएगा। आप इससे भी समझ सकते हैं कि ये जो
आपका समास है वो द्वंद्व समास है। दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह होगा पहचानने के लिए, और अगर आप इसका विग्रह करते दोनों के बीच में और शब्द छुपा होता है। अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे माता पिता, अब माता भी महत्वपूर्ण है, पहला शब्द भी, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी। तो इसका अगर हम विग्रह करते हैं तो इसमें क्या छुपा है, और छुपा है। इसको खोल के अगर लिखते हैं, सारे इसके शब्द लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, माता पिता का माता और पिता, रात दिन रात और दिन, राम कृष्ण राम और कृष्ण, पाप पुण्य पाप और पुण्य, हानि लाभ हानि और लाभ, राधा कृष्ण राधा और कृष्ण। अब यहाँ पर आप देखिए कि जितने भी उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, माता पिता, राम कृष्ण, हानि लाभ, रात दिन, पाप पुण्य, राधा कृष्ण, सब में योजक चिन्ह आपको इस तरीके का, जैसे मैंने बताया, योजक चिन्ह आपको सब में लगा हुआ मिला। आप इससे भी पहचान सकते हैं, और आप इसको खोल के लिखेंगे तो माता और पिता। तो इस तरह के ये तो थोड़े उदाहरण दिए गए। अब कोई भी ऐसा उदाहरण आएगा तो आप समझ जाएंगे, जब आप उसका विग्रह करेंगे तो अगर और का लोप है तो आप यहाँ पर द्वंद्व समास लिखेंगे। अब हम आगे आते हैं। आपका अगला है बहुब्रीहि समास। तो जो बहुब्रीहि समास होता है, जिस समास का पहला तथा दूसरा पद प्रधान ना होकर कोई अन्य माने तीसरा पद प्रधान होता है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब बहुब्रीहि समास की खास बात क्या है कि इसका ना पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद, अर्थात ना इसका पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, बल्कि कोई अन्य तीसरा पद ही प्रधान होता है। उसको इंगित करता है, किसी अलग व्यक्ति को इंगित करता है, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे यहाँ पर आप एक उदाहरण देखिए। जैसे पहला उदाहरण दिया है वीणा पाणी। अब इसमें वीणा पाणी माने वीणा है, अगर उसका करेंगे, इसको खोल के लिखेंगे, समास विग्रह करेंगे तो वीणा है जिसके हाथ में। तो वीणा किसके हाथ में होता है, सरस्वती के हाथ में। तो वीणा पाणी में ना वीणा प्रमुख है ना पाणी प्रमुख है, बल्कि जो सरस्वती है वो सरस्वती जो है इसमें प्रमुख पद है। अर्थात अब आप इसको समझ गए होंगे कि बहुब्रीहि समास में ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि अन्य तीसरा पद ही प्रधान होता है। जैसे वीणा पाणी में ना वीणा प्रधान है ना पाणी प्रधान है, बल्कि सरस्वती प्रधान है। अब इसको अन्य उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। त्रिलोचन। अब देखिए ये किसी ना देवी देवता का नाम होता है। त्रिलोचन माने तीन हैं लोचन जिसके। अब तीन आँखें किसके हैं, अर्थात शिव जी। तो शिव यहाँ पर मुख्य पद हो गए, तो त्रिलोचन आपका बहुब्रीहि समास है। इसी तरह चक्रधर, चक्र धारण करता है वो, तो कौन धारण करता है, श्री कृष्ण, बहुब्रीहि समास होगा। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। गजानन, गज समान मुख है जिसका। गजानन हम लोग किसको कहते हैं, मतलब गज के समान आनन माने मुख होता है गणेश जी का, तो गजानन गज के समान मुख है जिसका, अर्थात गणेश। त्रिशूल पाणी, पाणी माने होता हाथ, त्रिशूल है हाथ में जिसके, तो किसके हाथ में, शिव जी। तो यहाँ मुख्य पद क्या है, शिव है। दशानन, 10 मुख हैं जिसके, अर्थात रावण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उदर माने पेट, जिसका पेट लंबा है वो कौन है, गणेश। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। चतुर्मुख, 4 मुख हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा। तो बच्चों ये आपके 6 समास थे। हर एक को अच्छे से बता दिया गया है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा वीडियो। अगर बच्चों अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।